नाराजगी सब करना हमारे लिए बहुत कीमती है जो हम अपनी शादी के बाद ही करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं जैसे अभी, और तुरंत अपने होठों को सनम के होठों पर रख देता है और चमन लगता है। फिर उसकी गर्दन पर चमन लगता है, फिर कहता है सो जाए वरना हम सच में बैठ जाएंगे। सनम अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु भी सनम को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे। कृष की रातों की नींद उड़ी हुई थी जब से उसे पता चला था कि सनम मल्होत्रा है, मल्होत्रा खानदान की बेटी। तब से उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सनम कितनी बार प्रपोज करने के बाद भी उसने सनम को ठुकरा क्यों दिया, क्योंकि कृष्ण को लगता था कि सनम कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इसलिए वह से हमेशा दूर रहता था। अब वह अपने मन में कुछ सोचता है और मुस्कुराने लगता है। कहता है तो मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि अब कृष रायचंद की नज़र तुम पर पड़ गई है और कृष कभी भी अपनी पसंद की भी चीज़ को किसी को नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बजे अभिमन्यु की नींद खुलती है और वह सनम को अच्छे से सुलाकर जिम के लिए चला जाता है। जिम करते हुए उसे 2 घंटे बीत जाते हैं। जब हर रूम में आता है तो देखा है सनम अभी भी सो रही थी। वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है, बात लेकर एक टॉवल लपेट कर बाहर आता है। बाहर आकर वह देखता है कि सनम अभी भी सोई हुई थी। बस के पास जाता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर उसके कान में कहता है उठ जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तू सनम रहती है कर लो ना, मैंने कब तुम्हें रोका है। शाम की ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और अपने होठों को उसके होठों में रखकर उसे चूमना लगता है। सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से सनम की नींद खुल जाती है। वह आंखें बड़ी बड़ी करके अभिमन्यु को देखने लगती है। 25 मिनट की किसके बाद जब अभिमन्यु को लगता है कि सनम सांस नहीं ले पा रही है तो उसे रिलीज कर देता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कहता है को कर लिया कि तो सनम रहती, आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, एक सोई हुई लड़की का फ़ायदा उठा रहे हो। अभिमन्यु कहता है मैंने तो तुझे पहले ही वर्णन किया था, तुम ही थी जिसने बोला कर लो कि तो मैं कर लिया। मैं कोई साथ में महात्मा तो हूँ नहीं कि तुम मुझे इनवाइट करो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सनम मुझे धक्का दे देती है और उसके बाथरूम भाग जाती है। अभिमन्यु उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगता है और क्लोज एट में जाकर तैयार होने लगता है। तभी शॉवर लेने के बाद सनम को एहसास होता है कि वह कपड़े तो लेकर ही नहीं आई भी। वह अभिमन्यु को आवाज़ देती है लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वह बार बार आवाज़ देती है लेकिन फिर भी उसे अभिमन्यु की आवाज़ नहीं आती। फिर वह वहाँ रखा हुआ टॉवल लपेट कर बाहर आती है तो देखी है कमरे में कोई नहीं था। ऐसे ही वह पूरे कमरे में घूमने लगती है, फिर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी अभिमन्यु अचानक से कमरे में आता है और सनम को इस हालत में देखकर अपना खून घटक लेता है और पीछे से सनम को बाहों में भरकर कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं शादी से पहले वह सब कुछ करूं तुम्हारे साथ। सनम रहती है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े नहीं थे मेरे पास इसलिए तो। अब मेनू कहता है हाँ वही मैं लेने गया था, ये लोग जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है। तो सनम रहती है तो तुम बाहर जाओ ना, तभी तो मैं तैयार होंगी। अरे क्लोजेट में चली जाओ तैयार होने। तो अंदर जाकर जब तैयार होकर बाहर आती है तो अभिमन्यु से देखा ही रह जाता है। वह रेड कलर की ड्रेस उसका बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब वह नीचे देखा है तो उसके गोरे गोरे पर दिख रहे थे। उन्हें देखकर भगत नहीं नए सनम तुम ड्रेस चेंज करो, अच्छी नहीं लग रही है। सनम कुछ नहीं चेंज करने जाने वाली, मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊंगी। तो एकदम से अधिक अभिमन्यु उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी नियत में देखकर बिगड़ रही है। तो कॉलेज में न जाने कितने ही लोग तुम्हें देखेंगे और मैं तुम्हें किसी इन नज़रों में नहीं आने देना चाहता। तो सनम रहती है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, मैं ऐसे ही जी हूँ और ऐसे ही जंगी। अब मेनू कहता मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज जाओ। तो सनम रहती है आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कपड़े कैसे पहने नहीं पहनने को मेरा अपना खुद का फैसला होना चाहिए। अभी मैंने उसे छोड़ देता है और कहता है ठीक है तुम्हें जैसे जाना है जो और रूम
से बाहर चला जाता है। सन महीने में देखकर खुद से कहती है ये नाराज हो गए क्या मुझे, क्या फिर वह बाहर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो देखी है अब मन्नू नीचे कहीं भी नहीं था। फिर उसके पास अभिमन्यु काका आता है और कहता है हम चलिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो सनम रहती है अभिमन्यु कहाँ है, तो वह कहता है मैं सर ऑफिस चले गए। ठीक है, फिर वह उसके साथ कॉलेज चली जाती है। जब कॉलेज में इंटर होती है तो सारे लड़कियों से लास्ट फुल नज़रों से देखने लगते हैं और सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी, क्योंकि पिछले जीवन में कभी भी सनम इस तरीके से कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही उसके अंदर इतने कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज की सनम और पिछली सनम में ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि यह सनम नहीं रिया थी और रिया के अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। तभी वह अंदर जाती है तो उसे उसकी दोस्त मिल जाती है। वह श्रेय से बातें करते हुए अंदर चली जाती है। सारे लड़कियों से पलट पलट कर देख रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड जल बनाकर रख हो रही थी, क्योंकि सपने लड़कों की नज़र सनम पर थी। ऐसे ही 3-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद वह लोग कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी उसके पास अभिमन्यु के काका कॉल आता है और वह कहता है मैं आप कितनी देर में फ्री होगी। तो सनम कहते क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो वह कहता है मैं आपके घर छोड़ दूंगा। और अभिमन्यु कहाँ है, वह मैं कर तो 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अच्छा ठीक है, सनम अपने मन में रहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या अभिमन्यु मुझसे नाराज हो क्या, इसलिए वह मुझे इग्नोर कर रहा है। कर इग्नोर मुझे क्या। और फिर वह अपना लंच करने लगती है। तभी उसके पास के साथ कर बैठ जाता और बोलता है कैसी हो बेबी। सनम उसे एक नज़र देखी है और वापस अपना लंच करने लगती है। तो कृष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम सॉरी सनम, उसे वक्त में बह गया था उसे लड़की की बातों में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई रियली लव यू सनम। तो सनम उसका हाथ झटक के रहती है ये लेफ्ट में तब नज़र आया जब तुम्हें ये पता चला कि मैं सिर्फ सनम नहीं बल्कि सनम मल्होत्रा हूँ, ओम मल्होत्रा की बहन और अरुण मल्होत्रा की बेटी। तब तुम्हें अपना ये सो कॉल्ड प्यार नज़र आ रहा है। तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट करते थे। तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम मेरे सामने ही तान्या को किस करते थे। तब तुम्हें तुम्हारे प्यार नज़र नहीं आया। आज मैं अपना सो कॉल्ड प्यार नज़र आ रहा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कृष्ण, मैं अब वह पहले वाली सनम नहीं हूँ जैसे कोई भी आकर बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। मैं आज की सन हूँ, अगर मेरे आसपास भी भड़काने की कोशिश की ना तो बीच में सिर्फ फाड़ के रख दूंगी, याद रखना इस बात को। और हाँ, तुम्हारे कब्ज के जून में मुझे सजा भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भाई और मेरे डैड मुझे जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन तुम्हारे बाप का एक बेटा काम हो जाएगा, याद रखना इस बात को। सनम की धड़कन की सुनकर कृष्णा पोक जाता है और कहता है तुम कुछ भी कर लो, बीवी तो तुम्हें मेरी ही बनना पड़ेगा। सनम रहती है कोशिश करके देख लेना और सबको वार्निंग देते हुए कहती है इसके साथ इसका साथ जो कोई भी देगा वह मेरा यानी सनम मल्होत्रा का दुश्मन होगा, और वहां से चली जाती है। कृष्णा कहता है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने सनम मल्होत्रा होने पर, तुम्हारा वक्त घमंडी। अगर मैं चकनाचूर किया ना तो मेरा भी नाम क्रिस रायचंद नहीं। बहुत उछल रही हो ना, देखो मैं कैसे तुम्हारे पर काटता हूँ, और उसके बाद तुम्हें हर हाल में मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा भाई कुछ कर पाएगा ना तुम्हारे पापा। और वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सनम बाहर आती है तो देखी है क्या अभिमन्यु काका गौरव उसका इंतजार कर रहा था। गौरव से देखकर गेट खुलता है और बोलता है मैं बैठिए। सनमा बिना कुछ कहे आकर बैठ जाती है और कहती है मल्होत्रा मैंशन गाड़ी लेकर चलना। तो गौरव कहता है मैं, लेकिन सर ने तो आपको आहूजा मैंशन जाने के लिए बोला है। मैं तुम्हारे सर की नौकर नहीं हूँ जो उनके हर एक बात को मानूंगी, और एक बात आज के बाद मुझे लेने और छोड़ने मत आना, क्योंकि मैं खुद आ सकती हूँ, खुद जा सकती हूँ। और हाँ, अपने सर को बोल देना इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ऊपर। और गाड़ी से निकाल के अपने लिए टैक्सी रोक दिया, उसमें बैठकर चली जाती है। गौरव अभिमन्यु को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। अगर नहीं उसकी बातें सुनकर कहता है ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है, पहले तो खुद मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर खुद गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वह
कहता है ठीक है, उसका पीछा करो जब तक वह घर ना पहुंच जाए। और हाँ, उसे सैफी घर पहुंचकर ही ऑफिस आना। गौरव हाँ बोलकर कॉल कट करके सनम की टैक्सी के पीछे गाड़ी ले लेता है। और जब तक सनम मल्होत्रा मैंशन नहीं पहुंच जाती है तब तक उसके पीछे ही रहता है। सनम के अंदर जाते ही गौरव भी वहां से आहूजा इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। जब सनम अंदर आती है तो देखी है वहां पर सनम के मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे और उनके पास 4-5 लोगों और बैठे हुए थे। सनम जाकर अरुण जी के गले लग जाती है और बोलती है, दादा मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? तो अरुण जी कहते हैं, मैं अपनी प्रिंस को छोड़कर कहाँ गया था, लेकिन अर्जेंट जाना था बच्चे इसलिए। तो सनम कुछ नहीं रहती है और अपने भाई की गोदी में कर रख कर लेट जाती है। तभी जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वह कहते हैं, अरुण ये कौन है? तो अरुण जी कहते हैं, यह मेरी बेटी सनम है। सनम, यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त विकास हैं। विकास सहगल। सनम ने नमस्ते बोलता और कहती है, नमस्ते अंकल। वह सब लोग विकास जी का बेटा सूरज बहुत ही गौर से सनम को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो फीलिंग थी सनम के लिए, जो आगे जाकर सनम और अभिमन्यु के रिश्ते के लिए खतरा बनने वाली थी। तभी सनम रहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप लोग बातें करो। सनम वहाँ से रूम में चली जाती है तो विकास जी कहते हैं, अरुण जब हमारी बेटी तुम्हारे घर बहू बन के आ रही है तो हम चाहते हैं तुम्हारी बेटी हमारे घर हमारी बहू बन के आए। हमें तुम्हारी सनम बहुत पसंद है। भी ऊपर से सनम रहती है, लेकिन अंकल जी मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है, क्योंकि अभी मैं बच्ची हूँ, अभी कॉलेज में हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। किसी की बीवी बनाकर खाना नहीं बनना चाहती, और मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरे लायक होगा। और आपका बेटा मेरे लायक नहीं है। और हाँ, मेरी इन बातों की वजह से अगर आप अपनी बेटी को इस घर की बहू ना बनना चाहे तभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाई के लिए उनकी टक्कर की लड़की लेकर आऊंगी। और वहां से अपने रूम में चली जाती है। सनम की ऐसी बातें सुनकर विकास जी कहते हैं, अरुण तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ऐसी कोई बात करता है क्या? तो अरुण जी कहते हैं, वह सच कह रही थी, अभी वह बच्ची है, हम उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। और फिर हमने उसकी शादी पहले ही फिक्स कर रखी है, उसकी शादी उसी लड़के से होगी जैसे बचपन में मेरे मन पापा ने फिक्स की थी। और हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विकास जी कहते हैं, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बेटी सपना से अपने बेटे ओम की शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि सपना हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़ डोंट ती मन बिकॉज यू। वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अभी ओम कहता जाएंगे, सनम अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु भी सनम को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे। कृष की रातों की नींद उड़ी हुई थी जब से उसे पता चला था कि सनम मल्होत्रा है, मल्होत्रा खानदान की बेटी। तब से उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सनम कितनी बार प्रपोज करने के बाद भी उसने सनम को ठुकरा क्यों दिया, क्योंकि कृष्ण को लगता था कि सनम कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इसलिए वह से हमेशा दूर रहता था। अब वह अपने मन में कुछ सोचता है और मुस्कुराने लगता है। कहता है, तो मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि अब कृष राय चंद की नज़र तुम पर पड़ गई है। और कृष कभी भी अपनी पसंद की भी चीज़ को किसी को नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 7 ओम की मोहब्बत। और जब बाथरूम के बाहर आती है तो देखी है अभिमन्यु उसके बेड पर लेटा हुआ था। सनम रहती है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सनम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, बाथरूम से इसलिए आया था क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था, और तुम्हें उसे हालत में देखकर मेरा कंट्रोल छूट रहा था। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम मेरी हो, मेरी थी और मेरी ही रहोगी, किसी और की बनने के बारे में कभी जिंदगी में मत सोचना। और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसे शिद्दत से चमन लगता है। 40 मिनट की प्लेसमेंट किस के बाद अभिमन्यु उसके होठों को छोड़ देता है, क्योंकि सनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और फिर कहता है, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी अपना बना सकता हूँ उम्र भर के लिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, दर्दनाक नहीं, इसलिए आइंदा से अपने नाम
के साथ किसी और का नाम जोड़ने से पहले मेरी धमकी याद कर लेना। तो सनम रहती है चैलेंज दे रहे हो? अभी मैं कहता नहीं, जो मेरा है उसे समझा रहा हूँ, और वहाँ से निकाल कर बाहर चला जाता है। सनम उठकर बैठकर रहती है, तुम्हारा ये जुनून, तुम्हारा ये प्यार और तुम्हारी मेरे नज़रों में इज्जत को बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं जिस हालत में थी तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि मेरे चेहरे के अलावा तुम्हारी नज़र कहीं नहीं गई, और शायद तुम्हारी इन्हीं अच्छा ही उसने मेरे दिल में जगह बना लिए। तो मुझे इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें वह मैसेज किया। तो मैं जानती थी तुम मुझसे बात करने जरूर आओगे, या फिर मुस्कुरा कर क्लोजेट में जाकर नाइट सूट पहनकर बाहर आती है, और नीचे जाकर देखते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ओम से कहती है, भाई अभिमन्यु कहाँ गए वो? हम कहता है, पता नहीं, बहुत गुस्से में था मुझसे बोला भी नहीं हो, सीधा गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। सनम मुस्कुराने लगती है, तभी अरुण जी कहते हैं, तुमने कुछ किया है ना? तो सनम मुस्कुराने लगती है। ओम कहता, ये लड़की दिन पर दिन बहुत शरारती होती जा रही है। और वह लोग अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद अरुण जी अपने कमरे में चले जाते हैं, और ओम और सनम बाहर गार्डन में टहलने लगते हैं। सनम उनसे कहती है, भाई क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है? मतलब आप किसी को पसंद करते हो या किसी से प्यार करते हो? तो ओम कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? बस ऐसे ही भाई, क्योंकि आज जो रिश्ता आया उसके बाद और भी रिश्ते आएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगी, नहीं तो फिर उनकी पसंद से शादी कर लीजिए। ओम कहता है, एक लड़की बहुत प्यारी, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? वह अनाथ है, उसकी फैमिली नहीं है, कोई अनाथ आश्रम में रहती है और मेरे ऑफिस में काम करती है। मैंने उससे कई बार प्रपोज किया, लेकिन वह कभी मेरी बात का जवाब भी नहीं देती, और हमेशा पता नहीं जमीन आसमान करती रहती है। सनम रहती, आप मुझे मिलाओगे? हमसे मिलाऊंगा, कल चलना मेरे साथ ऑफिस। सनम रहती, मेरे पास एक आइडिया है भाई, अगर आप मेरा साथ दो तो। ऐसा आइडिया? मतलब आप सनम के साथ? सनम रहती, आप मुझे मिलाओगे? हमसे मिलाऊंगा, कल चलना मेरे साथ ऑफिस। सनम रहती, मेरे पास एक आइडिया है भाई, अगर आप मेरा साथ दो तो। ऐसा आइडिया मेरे पास कि वह आपसे अपने प्यार का इजहार कर ही देंगे। ऐसा क्या आइडिया है? मैं आपके ऑफिस आऊंगी, आपसे रोमांटिक प्यार भरी बातें करूंगी, आपके गले लगूंगी, और अगर उन्हें जलन होती है तो मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार है। और जब वह आपसे सवाल जवाब करें या आपको डांट मार तो अपने बता देना कि मैं आपकी छोटी बहन हूं। और हम कहता है, ऐसे एक बात बताओ, सबसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत बदल गई हो? मतलब जो लड़की कभी अपने भाई से आंखें मिलती नहीं थी, आज वह भाई को एडवाइस दे रही थी। क्या करें भाई, मासूम बनकर देख लिया सबने, डरपोक और कमज़ोर समझ लिया इसलिए। और आप भी तो चाहते थे कि मैं ऐसी बानो, इसलिए बन गई। कौन कहता है? और अभिमन्यु से क्या बात हुई तुम्हारी? उसे क्यों परेशान कर रही हो भाई? पहले आप अपनी सेटिंग पर ध्यान दीजिए, मेरे बारे में बाद में सोचना। और वहाँ का देता है, फिर बोलता है, चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ, चलते। सनम ओम को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। ओम सनम के एडवाइस के बारे में सोचता है, फिर कहता है, आइडिया पूरा नहीं है, मेरी बहन का मजा आएगा कल। वह भी सो जाता है। रात के करीब 1 बजे एक साया सनम के कमरे के पास आता है और गेट खोलकर उसके कमरे में चला जाता है। फिर सनम को सोते हुए देखता रहता है, फिर उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, मुझे बेचैन करके खुद चैन से सो रही हो, दिस इज नॉट फेयर, सजा तो तुम्हें मिलेगी, वेट एंड वॉच। फिर उसके माथे को चुनकर उसके बगल में सो जाता है। तभी सनम धीरे से अपनी आंखें खोलता है, अभिमन्यु को देखकर मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि सनम अभिमन्यु के रूम में आने पर ही जाग गई थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी अभिमन्यु क्या करता है। लेकिन अभिमन्यु को सिर्फ अपने पास बाहों में लेकर सूखता हुआ देखकर, उसके माथे को चूमता हुआ देखकर सनम के दिल में अभिमन्यु के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। वहीं अगली सुबह जब सनम की आंख खुलती है तो वह देखी है वह रूम में अकेली थी। फिर वोट के बैठ जाती है अपने पास में हाथ फिर आकर रहती है, जानती हूँ आप यही थे, लेकिन सामने
नहीं आना चाहते और मैं ये भी जानती हूँ क्या पहले भी यहीं आकर सुबह करते थे, लेकिन आज मुझे एक नवल में आने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ एक प्यार करने वाली फैमिली, प्रोटेक्ट करने वाला भाई और बेइंतहा मोहब्बत करने वाला प्यार मिला है। लेकिन मैं सनम के लिए बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैं उसकी जगह ले ली, लेकिन सॉरी सनम, अब तो रिया ही सनम है और सनम ही रिया, पर अब मैं अपनी फैमिली और अपने अभिमन्यु को नहीं खोज सकती। लेकिन हाँ, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें सजा जरूर दूंगी और तुम्हारे भाई, मॉम और डैड को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अभी मैं तुम्हारा कभी नहीं था सनम, क्योंकि तुमने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कहता है वह वहाँ से फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। फिर वह बाहर आकर देखती है तो सब लोग ब्रेकफास्ट पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वही ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है और अपने भाई से पूछता है तो बोलते हैं कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाना। सनम दान का इशारा करके बोलती है आ जाऊंगी, लेकिन फीस लगेगी। तो ओम कहता है फीस में क्या चाहिए वह भी बता दो, न्यू ब्रांड सपोर्ट कर चाहिए मुझे, जब मैं घर आऊं शाम को तो घर पर मिलनी चाहिए। कौन कहता है मिल जाएगी। उन दोनों बहन भाइयों की ऐसी बातें सुनकर अरुण जी कहते हैं भाई हमें भी बता दो ऐसे क्या बात है। पापा भाई ने आपके लिए बहुत ढूंढ लिए, उसी से मिलने जाना है। तो ओम सनम को आंखें दिखाने लगता है तो सनम रहती है अब इसमें जाकर दिखने क्या बात है, और जब तक डेड मॉम को पता नहीं चलेगा तब की शादी कैसे होगी, इसीलिए बता दिया मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा। सनम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और मिसेज मल्होत्रा सनम को गले लगाकर कहती हैं हमेशा ऐसे ही रहना मेरी बच्ची, तेरे ऐसे खिलखिला रखा हंसने से मुस्कुराने से यह घर घर लगने लगा है, नहीं तो इस घर में कभी मैंने अपनी बच्ची की खिड़की नहीं सुनी थी। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर सनम उनके गाल पर चुप लेती है और बोलती है मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, आप फिक्र मत करो, और अब तो आपके लिए दूसरी बेटी भी लाने जा रही हूँ, इंतजार करो, शाम को फोटो दिखाऊंगी। आकार और अपने पापा और मोम क्यों बाय बोलकर ओम के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। ओम जब कॉलेज के बाहर खड़ा होता है तो बस शाम को बोलना कितने बजे आओगी, 3 बजे गाड़ी भेज देना, वह वहाँ बोल देता है और सनम कॉलेज के अंदर चली जाती है। फिर उनसे जब साइड में देखा है तो सनम अपना फ़ोन भूल गई थी, तो उसका फ़ोन देने उसके पीछे चला जाता है। जब वहां जाकर देखा है तो कृष सनम का रास्ता रोक खड़ा था। तभी सनम मुझसे कुछ बात कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और पूरा कॉलेज खड़ा होकर तमाशा देख रहा था उनको। कृष की ऐसी हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है और जाकर कृष्णा हाथ पकड़ लेता है जो सनम के दुपट्टे की तरफ जा रहे थे। हाथ पकड़कर अपने सामने करता है। ओम को अपने सामने देखकर कृष की हालत खराब हो जाती है और पूरा कॉलेज डर के काम जाता है, क्योंकि ओम के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। उनका गुस्सा आता नहीं था तो आता नहीं था, जब आता था तो सामने वाले को बर्बाद करके ही रहता था। ओम कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की, और तुझे किसने इतना हक दिया कि तू भर कॉलेज के सामने मेरी बहन की इंसल्ट करें। तो कृष कहता है ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, सनम मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता। सनम ओम कितनी भयंकर आवाज़ सुनकर सनम कांप जाती है और कहती है जी भाई, क्या तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई रिलेशन है? शर्म रहती है? नहीं भाई, मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि यही कई को दिन से मुझे परेशान कर रहा है और जानबूझकर मेरा रास्ता रोक लेता है। कौन कहता है? अब बोलो मिस्टर कृष राय चंद, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए? छोड़ दिया जाए? ओम कितनी डरावनी बातें सुनकर कृष्णांफ नहीं लगता और कहता है माफ़ कर दीजिए मिस्टर मल्होत्रा, आगे से कोई गलती नहीं होगी। ओम कहता है ओम मल्होत्रा की डिक्शनरी में सॉरी शब्द है ही नहीं, और ना माफ़ी क्यों किया? अगर मैं तुम्हें एक गलती पर माफ़ करूंगा तो तुम दोबारा दूसरी गलती करोगे, और क्या पता तुम्हारी दूसरी गलती हमारी ज़िंदगी पर बात कर दी। इसलिए मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता और ना तुम्हें दूंगा। वह अपने गार्डों को इशारा करके कृष को वहां से ले जाने
के लिए बोलता है गार्ड जाकर क्रिश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी सनम ओम के गले लग जाती है और कहती है थैंक यू भाई। वह उसके बालों को सहला कर कहता है छोटी बहन हो तुम मेरी, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य दोनों है, और आगे से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक बार कॉल कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे अपनी जान लेकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी कुछ होने नहीं देगा। उम्र कितनी प्यार भरी बातें सुनकर सनम उसके गले लग जाती है तो ओम कहता है चलो बहुत नाटक हो गया, अब मेरे साथ ऑफिस चलो, आज कॉलेज रहने दो। सनम ओम के साथ ऑफिस चली जाती है। सनम गाड़ी में ही सो गई थी तो ओम उसे अपनी गोदी लेकर अपने केबिन में ले जाता है। ऑफिस में आज तक कभी किसी ने सनम को नहीं देखा था, इसलिए वह लोग नहीं जानते थे कि सनम उनकी बहन है। ओम की गोद में एक लड़की को देखकर सब लोग बातें बनाने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा लड़कियां, क्योंकि उनका तो दिल चकनाचूर हो गया था टूटकर। उन्हें लड़कियों में एक लड़की थी जो अपनी आंखों में आंसू लेकर ओम और सनम को देख रही थी, फिर अपने आंसू साफ कर कर काम करने लग जाती है और अपने मन में रहती है नहीं मनारा वो आसमान का चमकता हुआ वह सितारा है जो तुम्हें कभी नहीं नसीब हो सकता। और उन्हें भी यह बात समझ आ गई है, इसीलिए तो आज उन्होंने अपने लिए किसी और को पसंद कर लिया है, लेकिन उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह उनको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वहां से वॉशरूम में चली जाती है। बहुत देर रन के बाद फिर वह अपना चेहरा दिल के बाहर आती है तो पियून कहता है मनारा बेटा तुम्हें ओम बाबा ने बुलाया है, मान रहा कहकर उनके केबिन में जाती है और नौकर के कहते में आए कमेंट कर अंदर से ओम की भारी आवाज आती है यस काम मन राजा की बोलती जी सर आपने मुझे बुलाया। ओम कहता है हाँ बुलाया था। मनारा बोलती है जी सर बताइए क्या काम था। तो ओम कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। मनारा रहती है सर आपने मुझे ये पूछने के लिए तो नहीं बुलाया था। हाँ वह मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि सनम के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, और हाँ उसे ड्राई फ्रूट्स मेंगले से एलर्जी है तो उसकी किसी भी दिशा में गोल नहीं आना चाहिए, और उसके लिए जूस ले आना। मना रहा कहकर रूम से बाहर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू थे और कहती है भूल जा वह तेरे कभी नहीं हो सकते। तू नहीं उन्हें खुद से दूर किया था ना, तो आज उन्हें किसी और के पास देखकर तुम्हें इतना दर्द तकलीफ क्यों हो रही है। फिर वहां से लेने चली जाती है। तभी वहां सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन मन रखो उन सब की बातें ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह ऑफिस में जाकर सब चीज़ रख कर वापस अपने केबिन में आ जाती है। तभी सनम जागती है तो वह अपने भाई से बोलते भाई मुझे केबिन घूमना है। बोलना ठीक है तुम ऑफिस घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। मनारा को बुलाकर सनम को ऑफिस घूमने के लिए बोलता है। मनारा पेमेंट से सनम के साथ जाती है। तभी वहां ऑफिस की सारी लड़कियां खड़े होकर आपस में बातें कर रही थी और सनम के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही थी। सनम को ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तभी वहां पीछे से ओम की आवाज़ आती है यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं तो सनम रोते हुए ओम के गले लग जाती है और बोलती है ये सब लोग मुझे गोल्ड डिगर और पता नहीं क्या क्या कैरेक्टरलेस लड़कियां बोल रही थी, क्योंकि बस सनम को रोते हुए देखकर ही ओम का सर कंट्रोल खत्म हो जाता है और बच्चे लाकर बोलता है किसकी हिम्मत हुई जिसने ओम मल्होत्रा की बहन को गाली देने की कोशिश की। कोमल यात्रा अपनी जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो सिर्फ अपनी बहन से, और तुम लोगों ने मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जो यहाँ मौजूद है ना। सब अपना रेजिग्नेशन लेटर अभी मेरे टेबल पर पहुँचा दो। वहाँ से सनम को लेकर चला जाता है। सब लोग आंखें फाड़े देखने लगते हैं एक भी से, मतलब ये लड़की ओम सर की बहन, मतलब राखी बहुत, अब क्या करेंगे हम। लेकिन कोई और था जो खुश था इन सब से। अब होती हमारी प्यारी मन्नार। जैसे उसे पता चला था कि सनम उनकी बहन है, तो उसकी आंखों में चमक थी जो किसी ने नोटिस की हो ना की हो, लेकिन सनम ने जरूर की थी। सन ऑफिस में आकर उनसे कहती है आप कौन, सबको ऑफिस से निकलने की ज़रूरत नहीं है भाई। ओम कहता है नहीं, आज जो बात उन्होंने तुम्हारे लिए कही
है ना। कुछ दिन पहले यही बात उन लोगों ने मनारा के लिए बोली थी, लेकिन मैं मनारा के लिए स्टैंड नहीं ले पाया था क्योंकि मनारा नहीं चाहती थी ऐसा। लेकिन आज मैं ये करूँगा क्योंकि इससे मनारा और सनम दोनों प्रोटेक्ट होंगे। सनम हाँ बोल देती है और फिर अपने भाई से कहती है, आपको पता है भाई, वह आपसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे आपके साथ देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब आपने मुझे अपनी बहन बताया तो उनकी आंखों में एक चमक थी। उसी से साबित होता है कि वह आपसे प्यार करती हैं और मुझे अब मैं बात कर लूँगी, आप फिक्र मत करो, वह वहाँ बोल देता है। फिर सनम ओम के ऑफिस से निकलकर मनारा के ऑफिस में चली जाती है और बनारस सनम को देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती, यस मैम, मुझे बुला लिया होता, कोई काम था तो। सनम रहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे आपसे बात करनी थी तो मैं यहाँ गई। यस मैम बोलिए, पहली बात तो आप मुझे मैं मत बोलिए, सनम बोलिए। और दूसरी बात, वह भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी, प्लीज़ उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप भाई के प्यार को एक्सेप्ट ना करें और मामा पापा उनकी शादी किसी और से कर दें, तो क्या आप उन्हें किसी और के साथ देख पाएंगे? उनसे मोहब्बत करते हुए, उनके साथ रहते हुए किसी और की नाम मांग में भाई के नाम का सिंदूर किसी और के गले में भाई के नाम का मंगलसूत्र तो मानना रूल होने लगती है और कहती है, मैं क्या करूं सनम, मैं नहीं हूं उनके खिलाफ। ना मेरे घर का पता, ना खानदान का, ना मेरे खून का। सनम रहती है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है। आप कैसी हो, आपका करैक्टर कैसा है, आप हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट हो भाभी। और हाँ, मॉम डैड भी शादी के लिए तैयार है, तो बस आप भाई की प्रपोज का जवाब दीजिए, फिर आप जल्दी से आपको अपनी भाभी बनाकर हम अपने घर ले जाते हैं। और मनारा के माथे को चूम लेती है। मनारा ने कभी इतनी मोहब्बत किसी से के लिए महसूस नहीं की थी जो आज सनम की आंखों में उसके लिए थी। सनम की आंखों में अपने लिए इज्जत और प्यार देखकर मनारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह सनम से कहती है, सनम एक बात है जो मैंने सबसे छुपी है। सनम बोलती है, यही ना कि आपका नाम मनारा नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है आपके बारे में, आपका नाम मनारा नहीं बल्कि नियति है, और आपने ये क्यों छुपाया है वह भी मैं जानती हूँ। लेकिन जब तक आप भाई को वह चीज़ नहीं बताएंगे, मैं भी भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, आपके भाई को बताना चाहिए कि आपका नाम मनारा नहीं नियति है। तो नियति हाँ बोल देती है। फिर वहाँ से सनम ओम के केबिन की तरफ चली जाती है और ओम से कहते, भाई मैं घर जा रही हूँ। तो हम कहता है, मेरे साथ चलना? नहीं भाई, मैं बहुत थक गई हूँ और हाँ अब भाभी से बात कर लेना, ओम बोल देता है और सनम वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। चैप्टर 8, सनम को ड्रग्स देना। उन्हें किसी और के साथ देख पाएंगे, उनसे मोहब्बत करते हुए, उनके साथ रहते हुए किसी और की नाम मांग में भाई के नाम का सिंदूर किसी और के गले में भाई के नाम का मंगलसूत्र तो मानना रोल होने लगती है और कहती है, मैं क्या करूं सनम, मैं नहीं हूं उनके खिलाफ, ना मेरे घर का पता, ना खानदान का, ना मेरे खून का। सनम रहती है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है आप कैसी हो, आपका करैक्टर कैसा है, आप हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट हो भाभी। और हाँ, मॉम डैड भी शादी के लिए तैयार है, तो बस आप भाई की प्रपोज का जवाब दीजिए, फिर आप जल्दी से आपको अपनी भाभी बनाकर हम अपने घर ले जाते हैं। और मनारा के माथे को चूम लेती है। मनारा ने कभी इतनी मोहब्बत किसी से के लिए महसूस नहीं की थी जो आज सनम की आंखों में उसके लिए थी। सनम की आंखों में अपने लिए इज्जत और प्यार देखकर मनारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह सनम से कहती है, सनम एक बात है जो मैंने सबसे छुपी है। सनम बोलती है, यही ना कि आपका नाम मनारा नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है आपके बारे में, आपका नाम मनारा नहीं बल्कि नियति है, और आपने ये क्यों छुपाया है वह भी मैं जानती हूँ। लेकिन जब तक आप भाई को वह चीज़ नहीं बताएंगे, मैं भी भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, आपके भाई को बताना चाहिए कि आपका नाम मनारा नहीं नियति है। तो नियति हाँ बोल देती है। फिर वहाँ से सनम ओम के केबिन की तरफ चली जाती है और ओम से कहते, भाई मैं घर जा रही हूँ। तो हम कहता है, मेरे साथ चलना? नहीं भाई, मैं बहुत थक गई हूँ और हाँ अब भाभी से बात कर लेना, ओमा बोल देता है। और सनम वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। जब सनम अपने घर पहुँचती है तो देखी है उसके मम्मी
पापा हाल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे बाहर करूं। दोनों के पास बैठ जाती है और कहती है आपके लिए बहुत देखे आई हूं मैं, एक नंबर बहू है आपकी, लेकिन हाँ शायद हालातों की मारी है और उसे आप लोगों का प्यार और अपनापन फिर से एक अच्छा सच्चा इंसान बना देगा। और हाँ मैं चाहती हूँ यह शादी 3 दिन के अंदर हो जाए। तो मिस्टर में से मल्होत्रा कहते हैं बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है पापा, कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ? बोलो हाँ, बोल देते हैं। फिर सनम वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और जाकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब बाथरूम में से बाहर निकलती है तो देखी है उसके बेड पर अभिमन्यु लेटा हुआ था। अभिमन्यु कुमार लेटा हुआ देखकर सनम रहती है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जब देखो तब तुम मेरे कमरे में आ जाते हो। अभिमन्यु से अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है तुमसे प्यार करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगी। शर्म उसके सीने पर अपनी चीन रख लेती है और कहती है और कभी तुम्हें मुझ में से और खुद की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़े तब तुम क्या करोगे? अभिमन्यु कहता है करना क्या है, फिर मैं तुम्हें ही चुगा। तो सनम उसके गले लग जाती है और कहती है इतनी मोहब्बत मत करो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाए आगे जाकर। अभिमन्यु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम हमेशा मेरी रहोगी। तभी वह कहती वैसे नीचे तो सब लोग थे, तुम रूम में कैसे आए? शायद तुम भूल रही हो मैं इसी घर में रहता हूँ, पहले मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं रहता था क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं यही रहता हूँ। तो सनम रहती है और मेरे कमरे में ही सोते हो? और मनु कहता है तुम्हें कैसे पता? आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लगता नहीं है, मेरे कमरे में कोई आएगा, मेरे पास सोएगा, सुबह उठकर चल जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। अब मनी मुस्कुराने लगता है और कहता है तो फिर क्या चाहती हो तुम? सनम रहती है कुछ नहीं, कल कॉलेज में पार्टी है, बस उसी की तैयारी करनी है। अभिमन्यु कहता है तो मुझे सीधा कॉल करना। सनम हाँ बोल देती है। फिर अभिमन्यु उसका माता चुनकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर सब लोग रात को डिनर करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आज सनम थोड़ा लेट होती थी क्योंकि शाम को पार्टी में जाना था, इसलिए कोई भी उसे नहीं उठाता है जब होती है। फिर वह फ्रेश होकर अपनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब आप पार्टी में पहुंचती है तो सारे लड़कों की नज़र उसी के ऊपर थी क्योंकि वह लगी इतनी खूबसूरत रही थी। वही क्रिश की नज़रें अभी भी उसके ऊपर थी क्योंकि कल ओम ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था, लेकिन कृष्णा अपनी हरकतों से कभी बात नहीं आ सकता था। तभी वह एक बेटा को बुलाकर ड्रिंक में कुछ मिलाकर सनम के पास पहुंचा देता है। सनम भी बिना कुछ सोचे समझे वह ड्रिंक पी लेती है और थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी कृष्णा उसके पास आता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ता हूँ। उसे धक्का देकर खुद से अलग कर देती और बोलते दूर रहो मुझसे, और इधर उधर जाने लगती है। तभी अचानक से एक लड़की आकर कृषि टकरा जाती है और कृष उसे बचाने की और खुद को बचाने के चक्कर में उसका ध्यान सनम से हट जाता है और सनम वहां से निकलकर लिफ्ट में चली जाती है और वह लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। अब उसे उसने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर गर्मी की भट्टी की तरह तप रहा है। वह कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं रही थी। जब वह टॉप फ्लोर पर पहुंचती है तो देखी है वह पूरा फ्लोर खाली था और वहां कोई भी नहीं था। वहां पर सिर्फ गार्ड के अलावा पर लड़खड़ाती हुई एक कमरे के सामने खड़ी हो जाती है और कैमरा खोलकर अंदर चली जाती है। जब अंदर जाती है तो देखी है अपने बाथरूम में किसी की प्रेजेंट फुल करके उसे लड़के की आंखें काली पड़ जाती हैं। वह जब घूमकर सनम को देखा है और उसकी हालत को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो जाती हैं। वह शर्म को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं क्या हुआ है? अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर सनम उसके गले में अपने हाथ डालकर रहती है। अभिमन्यु मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ से ऐसे चुप करो, तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। सनम की ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु की आंखें काली पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि किसी ने सनम को ड्रग्स दिया है। और वह सनम से कहता है तुम यहाँ शावर के नीचे खड़ी हो तो मैं गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन
सनम बार बार अभिमन्यु से चिपक रही थी। अभिमन्यु कहता है, प्लीज डाल, मान जाओ ना, वरना तुम सुबह मुझ पर ही इल्जाम लगाओगी। लेकिन सनम उसकी एक बात नहीं सुनती और फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख देती है और उसके होठों को चूमने लगती है। लेकिन सनम और रिया दोनों को ही किस करना नहीं आता था, क्योंकि दोनों ही किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी कभी, इसीलिए सनम उसके होठों को चूमने की जगह चूस रही थी और यही अभिमन्यु का कंट्रोल होने के लिए काफ़ी था। वह भी सनम के बालों में अपना हाथ फंसाकर उसे शिद्दत से चमन लगता है और अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। 25 मिनट के किस के बाद अभिमन्यु सनम से अलग होता है और कहता है, नहीं सनम, ये गलत है, तुम नशे में हो लेकिन मैं होश में हूँ और मैं तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और उसे बाथरूम में छोड़कर कमरे में चला जाता है। जब कमरे में आता है तो देखा है सनम भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई थी, तो वह सनम को बेड पर लेटा है और कहता है, सो जाओ। लेकिन सनम नहीं सोई और उसे अपने ऊपर खींच लेती है। अभिमन्यु सानंद के ऊपर झुका हुआ बोलता है, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता सनम, प्लीज सोना, सो जाओ चुपचाप। लेकिन सनम उसकी एक नहीं सुनती और अभिमन्यु को धक्का मारकर बैठ कर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसके पूरे सीने पर बीते करने लगती है। धीरे धीरे उसके वाइट करने से अभिमन्यु भी अपना कंट्रोल होने लगता है और एकदम से सनम को पलटकर अपने नीचे दबा देता है और बोलता है, मुझे बिलीव मत करना, और उसे किस करने लगता है। चैप्टर 9 क्रिश की भयानक सजा। इसीलिए सनम उसके होठों को चूमने की जगह चूस रही थी और यही अभिमन्यु का कंट्रोल होने के लिए काफ़ी था। वह भी सनम के बालों में अपना हाथ फंसाकर उसे शिद्दत से चमन लगता है और अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। 25 मिनट के किसके बाद अभिमन्यु सनम से अलग होता है और कहता है, नहीं सनम, ये गलत है, तुम नशे में हो लेकिन मैं होश में हूँ और मैं तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और उसे बाथरूम में छोड़कर कमरे में चला जाता है। जब कमरे में आता है तो देखा है सनम भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई थी, तो वह सनम को बेड पर लेटा है और कहता है, सो जाओ। लेकिन सनम नहीं सोई और उसे अपने ऊपर खींच लेती है। अभिमन्यु सानंद के ऊपर झुका हुआ बोलता है, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता सनम, प्लीज सोना, सो जाओ चुपचाप। लेकिन सनम उसकी एक नहीं सुनती और अभिमन्यु को धक्का मार कर बैठ कर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसके पूरे सीने पर बीते करने लगती है। धीरे धीरे उसके वाइट करने से अभिमन्यु भी अपना कंट्रोल होने लगता है और एकदम से सनम को पलटकर अपने नीचे दबा देता है और बोलता है, कल सुबह मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि वह तुम हो जो मेरे पास आई हो। वह धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। तभी वह सनम से अलग हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे वादा किया था सनम कि जब तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना लूँगा मैं कभी अपनी मर्यादा पर नहीं करूँगा। फिर वह किसी को कॉल करता है और 1 घंटे बाद अभिमन्यु का असिस्टेंट उसे कुछ पेपर्स देकर जाता है। अभिमन्यु सनम से कहता है, इन पेपर्स पर साइन करो, उसके बाद जो तुम चाहती हो मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। सनम नशे में थी, उसे नहीं पता था अभी मैंने उसे कौन से पेपर सेंड कर रहा है, इसलिए वह बिना ज़्यादा ध्यान दिए वह पेपर सेंड कर देती है और अभिमन्यु को दे देती है। अभी उनको पेपर देखकर बाहर जाकर अपना असिस्टेंट को देता है और कहता, रजिस्टर करवाओ अभी के अभी। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। अभिमन्यु जब गेट बंद करके रूम में आता है तो अचानक से सनम उसे अपनी तरफ खींचती है। अब हमने संभाल नहीं पाता और सनम को लेकर बेड पर गिर जाता है। सनम उसके नीचे थी और अभिमन्यु उसके ऊपर। सनम धीरे धीरे अभिमन्यु की शर्ट खोलना लगती है। अब अभिमन्यु अपना कंट्रोल खो चुका था, क्योंकि वह सनम से प्यार करता था और सनम खुद उसके करीब आ रही थी। वह उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके गर्दन पर, कॉलर फोन पर, उसकी सीने पर, हर जगह वाइट और शक कर रहा था। अभिमन्यु किस करते करते ही सनम के सारे कपड़ों को उतार कर बैठकर इधर उधर फेंक देता है। फिर वह सनम को देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो सनम और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम समझ भी नहीं सकती। इसलिए आज मैं तुम्हें एक पता करता हूँ, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को और एक हाथ को उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। फिर उसे ब्लैंकेट से ढक कर उठकर जाने लगता है। तभी सनम अपना एक हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकाल अभिमन्यु के अपने ऊपर खींच लेती है और उसे चूमना लगती है। अब मेनू कहता है, आंख से खेल रही हो और जल जाओगी। अब सनम रहती है, इस आग में जलन चाहती हूँ मैं और तुम्हारे साथ तुम मुझे चरण भी सुकून देगी। अभिमन्यु उठकर बैठ जाता है और बोलता है, ये गलत है क्योंकि तुम अभी नशे में हो सनम।
पीछे से एकदम से उससे चिपक जाती है। आप मेनू कहता है पछताओगी सनम, रहती है तैयार है। फिर अभिमन्यु एकदम उसे अपनी गोदी में खींच लेता है और ब्लैंकेट से कर करके कहता है मैं बोल रहा हूँ ना, आँख से खेल रही हो। सनम उसके सीने पर बैठ करते हुए कहती है मैं साथ में जलन चाहती हूँ, और उसकी शर्ट के बटन को खोलकर उसके शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर देती है। अभिमन्यु सनम को बेड पर धीरे से लेट देता है और अपने बाकी बचे हुए कपड़े उतार कर फेंक कर सनम के ऊपर आ जाता है। अब अपने प्यार की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके थे। पूरी रात उसे कमरे में सनम की सिसकियां और चीखों की आवाज़ घूमती रही थी, क्योंकि वक्त के साथ अभिमन्यु बहुत वाइल्ड हो गया था, क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत बचपन की बात अब मिली थी। और पहली बार अभिमन्यु किसी लड़की कितने करीब गया था तो उसका सनम के जिसको पकड़ बोल्ड होना नॉर्मल ही था। सुबह के 4 बजे अभिमन्यु सनम को छोड़ता है और उठकर वॉशरूम में जाता है और वहां से एक जिला टॉवल लाकर सनम को साफ करता है और उसे अपनी एक शर्ट पहना देता है और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगता है। अभिमन्यु ने बचा हुआ टाइम सारा सनम को देखकर गुजरा था, क्योंकि भेजो सनम बहुत तमाशा करने वाली थी, क्योंकि भले वह नशे में थी लेकिन अभिमन्यु होश में था। भले ही इस सब की शुरुआत सनम ने की थी, लेकिन उसका साथ तो अभिमन्यु ने भी दिया था, इसलिए अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वह फिर से अपनी सनम को खोना दे। दोपहर के 3 बजे सनम की नींद खुलती है तो अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत दर्द होता है। वह कहती है यह मेरे सर में और बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे हथौड़े से मारा है। तभी एक हाथ सनम के आगे आता है, उसमें नींबू पानी था। सनम ऊपर कर उठाकर देखती है तो अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देखकर सनम रहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अभिमन्यु कहता है मैडम आंखें खोलकर देखी, या आपका कैमरा नहीं है, ये होटल रूम है। सनम चारों तरफ देखती है, फिर वह कहती है अभिमन्यु मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मेरी लोअर बॉडी में। अभिमन्यु उसके पास बैठ जाता है और कहता है पहले नींबू पानी पियो फिर बताता हूँ। सनम नींबू पानी पी लेती है। तब मैंने उसे सनम को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और ब्लैंकेट से कर लेता है। जब सनम को अपने शरीर पर बाकी कपड़े का एहसास नहीं होता है तो वह शर्माने लगती है, क्योंकि इस तरह अभिमन्यु की गोदी में बैठना उससे बहुत अजीब लग रहा था। अब मेनू कहता है अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे शांति से सुना और प्लीज़ रिएक्ट मत करना। सनम हाँ बोल देती है तो अभिमन्यु से रात की सारी बातें बता देता है। रात की सारी बातें जानकर सनम रहती है क्या बोला, मतलब हमारे बीच सब कुछ हुआ, मतलब मैं नशे में थी और तुमने मेरे साथ सब कुछ किया। अभिमन्यु कहता है वह तुम थी सनम जिसने शुरुआत की, हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर मैं भी भाग गया था और हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बन गया था। सनम शर्माने लगती है और कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बिना शादी के कभी मुझे हाथ नहीं लगाओगे। अभी मेनू कहता है मैंने वादा किया था, वह मैंने अपना वादा निभाया है। मैं कल रात तुमसे शादी कर ही तुम्हें अपना बनाया था। अब फिर से सनम के शौक होने की बारी थी। सनम रहती है तुमने मुझसे शादी की और मुझे याद नहीं। अभिमन्यु से मैरिज सर्टिफिकेट दिखता है और कहता है देखो। जब सनम मेरे सर्टिफिकेट पर अपने साइन देखी है तो अब मेनू की कॉलर पढ़कर रहती है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, फिर तुमने मुझसे शादी की वह भी मुझे बिना बताए। नहीं मैडम, पहले मैंने तुमसे शादी की, उसके बाद सुहागरात मनाए। अभिमन्यु कितनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सनम मुझे धक्का मार के उठ जाती है। अभिमन्यु कहता है अगर ऐसे उठकर कहीं जाओगी ना मेरा दिल फिर से बेईमान हो जाएगा। जब सनम को एक छोटी शर्ट अपने शरीर पर दिखाई देती है तो फिर से ब्लैंकेट उठकर बैठ जाती और बोलती है तुम रूम से बाहर जाओ, मुझे फ्रेश होकर कपड़े बदलने हैं। अब मेनू कहता है मैं घर पर अंकल आंटी को कॉल करके बोल दिया था कि तुम मेरे साथ हो और अभी हम यहाँ से सीधा मेरे बिल्ला जा रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से मेरे सामने कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। सनम कहते हैं अजीब गुंडागर्दी है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। अभिमन्यु कहता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी का काम है अपने पति के साथ रहना। शर्म रहती है, मैं नहीं मानते शादी को और तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के नशे में फ़ायदा उठाते हुए। अभिमन्यु धीरे धीरे सनम के ऊपर झुकने लगता है और कहता है लेकिन ये लड़की मेरी बीवी है और अपनी बीवी का मैं हर तरीके से फ़ायदा उठा सकता हूँ, समझी तुम। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम रहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है, इसलिए तो ओवर स्मार्ट बन रहे हो। एकदम से अभिमन्यु अपना सारा भजन सनम के ऊपर डाल देता है और कहता है अगर तुम कहो तो कल रात जो तुम्हें याद नहीं है वह याद दिलवा दूं। सनम उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं हटा। धीरे धीरे वह अपने होंठ सनम के होठों पर रख देता है और उससे प्यार से चमन लगता है। अब सनम भी उसके किस में उसका साथ देने लगी थी, क्योंकि उसे रात की सारी बातें याद आ गई थी, इसलिए वह जानती थी अभिमन्यु ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, बल्कि वह थी जो अभिमन्यु को चाहती थी। अभिमन्यु सनम को किसने उसका साथ देता हुआ देखकर और उसे और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है।
अभिमन्यु अपनी जीप को सनम के मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन सुनो वक्त मुंह नहीं खोल रही थी। तभी अभिमन्यु उसकी चेस्ट को जोर से प्रेस कर देता है तो एक चीज के साथ सनम का मुंह खुल जाता है और अभिमन्यु अपनी जेब से उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। धीरे धीरे उनकी की बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो गई थी और एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे की लार जा रही थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब सनम को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब मैंने उसे छोड़ देता है, लेकिन उसके ऊपर से नहीं हटा और कहता है मैं जानता हूँ वाईफाई तुम अभी थकी हुई हो, इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तुम जाकर तैयार हो, उसके बाद हम मेंशन चलते हैं। और हाँ, आज रात में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रखना इस बात को, क्योंकि शेर के मुंह में खून तुमने खुद लगाया है। अभी शेर को सेटिस्फाइड करना तो उसकी शेरनी का काम बनता है ना। और उसे एक आंख दबा देता है, सनम से धक्का देती है और अभिमन्यु साइड में गिर जाता है और वह भागकर बाथरूम में चली जाती है। सनम को इस तरह भाग कर जाता हुआ देखकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और कहता है कृष्णचंद को बेसमेंट में लेकर आओ। और हाँ, जो उसके साथ थे इस समय सबको और उनको खबर कर दो बेसमेंट में आने के लिए, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं। और हाँ, मेरे बिल्ला में सनम के रहने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, मैं नहीं चाहता जब सनम घर आए तो उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी लगे। अभिमन्यु का पिए हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। अभिमन्यु बाथरूम की तरफ देखा है और गेट लॉक करता है तो सनम रहती है। अब क्या है, अभिमन्यु कहता कपड़े तो ले लो या बिना कपड़ों के बाहर आओगी। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम अपना एक हाथ बाहर निकाल कर कपड़े मांगने लगते हैं, लेकिन अभिमन्यु कपड़े नहीं देता और उसके हाथ को पकड़ के बाहर खींच लेता है। लेकिन जब मैं सनम को बाहर खींचता है तो देखा है सनम ने बाथरूम पहना हुआ था। अब हम उनके गाल खींचकर कहती है ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे। अपने कपड़े लेकर दोबारा बाथरूम में घुसकर डोर लॉक कर लेती है और अभिमन्यु बालों में हाथ घूमर मुस्कुराने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वह अपने मन में कहता है अगल कर लात सनम मेरे पास ना आकर उसके सारी चांद के हाथ लग जाती तो क्या करता वह उसके साथ। यह सब बातें सोचते हुए अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और उसके अंदर का माफिया जाग रहा था। अभिमन्यु अपने पिया को कॉल करके कहता है उसे ऐसी सजा दो मेरे आने तक कि वह अपने जिंदा होने पर अफसोस करें और कॉल कट कर देता है। तभी सनम बाहर आती है और कहती है किस बात कर रहे थे। अभिमन्यु कहता है किसी से नहीं। अब मनु कहता है तुम्हें पता है सनम कल रात किसने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। सनम रहती है याद है हमें, ये भी जानती हूँ ये घाटी हरकत किसकी है। अब मेनू कहता है किसकी, वही कृष और तान्या, इनके अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है। अभिमन्यु कहता है क्या तुम चाहती हो मैं उन दोनों को सजा दूं। सनम रहती है जब उन दोनों को पकड़ के अपने पास रख रखा है तब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने सजा दो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि अब तक वह तुम्हारी कैद में आ चुके होंगे, क्योंकि वह काम तुम कल रात को ही कर चुके होंगे और शायद अब तक वह ऐसी हालत में पहुंच गए होंगे कि उन्हें अपनी करनी पर अफसोस हो रहा होगा। सनम की ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगता है और कहता है बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। हाँ, अच्छे से तो जानती होगी, क्योंकि नोबेल में जो पढ़ा था कि तुम कितने ज़्यादा क्रूएल हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कभी मैं इस नोबेल के अंदर आ जाऊंगी और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया तुम जैसे इंसान की मोहब्बत बनने का और बीवी बनने का, वरना उसे दुनिया में तो कोई मेरा अपना था ही नहीं, सबने मेरा फ़ायदा ही उठाया था। मोहब्बत तो किसी ने हमसे की ही नहीं थी। सनम अपनी सोच में घूमती, तभी अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है क्या सोच रही हो। सनम रहती है कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी वह दोनों इतने घटिया होंगे, यह मुझे नहीं पता था। मैंने तूने अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन वह मेरी पीठ में छोड़ घूम रहे थे, यह मुझे नहीं मालूम था। अभिमन्यु कहता है वह हमेशा से ऐसे ही थे सनम, लेकिन तुमने कभी उनकी सच्चाई देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा मुझे अंकल आंटी और उनसे इसी बात पर नाराज रहती थी क्योंकि हम हमेशा तुम्हें उनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद शायद तुम्हें सही गलत पहचान की काबिलियत आ गई थी, वरना तुम हमेशा वही मासूम और प्यारी सी सनम रहती जैसे हर कोई अपनी बातों में फंसा लेता था। सनम रहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। अभिमन्यु कहता है जब मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, तब तुम मुझे ये सवाल पूछ रही हो। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे कब से प्यार करते थे।
आई मीन कब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अभिमन्यु कहता है, इस बात का जवाब मैं तुम्हें घर चल कर दूंगा, अभी चलो रात हो गई है और हमें घर पहुंचना है। फिर वह दोनों उसे होटल से निकलकर अभिमन्यु के मेंशन के लिए चले जाते हैं। अभिमन्यु जब अपने मेंशन पहुंचता है तो देखा है उसके कहे अनुसार सनम के स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। सनम जब ये सारी चीज दिखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके जीने मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन इस नॉवेल में आने के बाद उसे प्यार मोहब्बत हर चीज़ मिली थी और शायद अब उसे इन सब की आदत हो गई थी और वह इन्हें छोड़कर कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ओम ने क्रिस और तान्या की हालत ख़राब कर रखी थी, क्योंकि ओम को सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा था कि उसकी कल की हरकत के बाद भी ओम ने उसे एक मौका कैसे दे दिया उसकी बहन की ज़िंदगी पर बात करने का। वह कहीं अगर उसे ठिकाने लगा देता तो शायद इन दोनों की हिम्मत नहीं होती उसकी बहन को ड्रग्स देने की। कल अगर उसकी बहन के साथ कुछ हो जाता है या कुछ उच्च नीच हो जाती तो कैसे अपनी बहन को फेस करता और कैसे अपनी गुड़िया को इतने दर्द में असलियत में देख पाता। लेकिन वह शुक्रगुजार था अभिमन्यु का जिसने उसकी बहन को इन लोगों के घिनौनी शाह से बचा लिया था। वह कहता है, शेरा मैं चाहता हूँ इन दोनों ने जो ड्रग्स मेरी बहन को दिया था वही ड्रग्स तुम इन दोनों को दो, और हाँ इन दोनों को अलग अलग कपड़े में बंद कर देना। इसके साथ कुछ कीनन को उसे लड़की के साथ अपनी बॉडीगार्ड्स को, क्योंकि मैं वही दर्द देना चाहता हूँ जो दर्द से कल रात मेरी गुड़िया को देना चाहते थे। शेर अभिमन्यु का राइट हैंड था। वह माफिया वर्ल्ड में शेरा को बहुत ही खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वह अभिमन्यु और ओम के अलावा किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करता था। उसके लिए अभिमन्यु और ओम उसकी जिंदगी थे, उन दोनों के लिए वह किसी की जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। शेरा और सनम में कभी नहीं बनती थी, क्योंकि सनम को लगता था शेरा हमेशा उसे पर नज़र रखता है और सारी जानकारी ओम और अभिमन्यु को देता है। लेकिन ये सच भी था, शेरा हमेशा सनम के आसपास ही रहता था। तभी अभिमन्यु सनम को अंदर छोड़कर कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सनम रहती है, जिन्होंने गलत मेरे साथ करने की कोशिश की थी उन्हें सज़ा भी मेरी आंखों के सामने ही मिलनी चाहिए और मैं खुद उन्हें सज़ा देना चाहती हूँ। अभिमन्यु हाँ कह देता है, उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है। जब बेसमेंट में पहुँचता है तो वहाँ तान्या की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और दूसरे कमरे से क्रिश के चीखने। जब सनम और अभिमन्यु वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर ओम को बैठा प्रकार दोनों से देखने लगते हैं। ओम सनम को अपने सामने देखकर सॉफ्ट हो जाता है और वह अभिमन्यु की तरफ देखा है। अभिमन्यु कहता है, सनम उन दोनों को खुद सजा देना चाहती है क्योंकि उन्होंने गलत सनम के साथ किया है। अभिमन्यु की यह बात सुनकर ओम कहता है, अभी के लिए मैं उन्हें सजा दे चुका हूँ, हाँ कल सनम उन्हें सजा दे सकती है। सनम उनके गले लग जाती है और कहती है, भाई मैं जानती हूँ पहले मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और आपको अभिमन्यु माँ पापा और इस बॉडीगार्ड को बहुत परेशान किया था, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जैसे आप लोगों को तकलीफ़ हो। फिर वह शेरा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, नफ़रत करते हो मुझसे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह मेरे लिए ओम भाई हैं इस तरह आप भी हो और आज से ओम भाई की तरह आप भी मेरे शेरा वाली हो। अगर आप मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ कुछ बातों में मेरा साथ दे दिया करना। हर बात इन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है और अपने कान पकड़ लेती है। तेरा सनम को इतना बदल हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वह अभिमन्यु और ओम की तरफ देखा है तो दोनों अपनी पलक झपक देते हैं। ओम और अभिमन्यु का शेर कहता है, मैंने आपको माफ़ किया। चैप्टर 10 सनम और अभिमन्यु के रोमांटिक मूवमेंट। ओम सनम को अपने सामने देखकर सॉफ्ट हो जाता है और वह अभिमन्यु की तरफ देखा है। अभिमन्यु कहता है, सनम उन दोनों को खुद सजा देना चाहती है क्योंकि उन्होंने गलत सनम के साथ किया है। अभिमन्यु की यह बात सुनकर ओम कहता है, अभी के लिए मैं उन्हें सजा दे चुका हूँ, हाँ कल सनम उन्हें सजा दे सकती है। सनम उनके गले लग जाती है और कहती है, भाई मैं जानती हूँ पहले मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और आपको अभिमन्यु माँ पापा और इस बॉडीगार्ड को बहुत परेशान किया था, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जैसे आप लोगों को तकलीफ़ हो। फिर वह शेरा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, नफ़रत करते हो मुझसे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह मेरे लिए ओम भाई हैं इस तरह आप भी हो और आज से ओम भाई की तरह आप भी मेरे शेरा वाली हो। अगर आप मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ कुछ बातों में मेरा साथ दे दिया करना। हर बात इन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है और अपने कान पकड़ लेती है। तेरा सनम को इतना बदल हुआ
देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वह अभिमन्यु और ओम की तरफ देखा है तो दोनों अपनी पलक झपक देते हैं। ओम और अभिमन्यु का शेरा कहता है, मैंने आपको माफ़ किया, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो सनम रहती है, माफ़ी मांगने की बहुत ज़रूरत है शेर भाई, क्योंकि मैं हमेशा आपको गलत समझा था। फिर वह सब लोग वहाँ से निकाल कर बाहर आते हैं और गाड़ियों में बैठकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं शेर अभिमन्यु की गाड़ी के पीछे आ रहा था। तो सनम रहती है, ये शेर आपके पीछे क्यों आ रहा है? तब मेनू कहता है, क्योंकि वह मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए वह मेरे साथ ही रहता है। सनम वह कहती है, फिर वह दिल के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो अब मेनू कहता है, हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैं घर पर मना कर दिया था डिनर के लिए। सनम हाँ बोल देती है। फिर उन दोनों की कार बहुत ही फेमस होटल के आगे आकर रुकती है। सनम उसे होटल को देखकर पिछले जन्म के बारे में सोचने लगती है कि जब वह यहाँ एक बार आई थी तो यहाँ के स्टाफ ने उसे किस तरीके से ट्रीट किया था। फिर वह अंदर चले जाते हैं, प्राइवेट रूम को बुक किया था, डिनर के लिए जाते हैं। तो सनम अभिमन्यु से कहती है, आप शेर भाई को भी नहीं बुला लीजिए ना, वह हमारे साथ ही डिनर कर लेंगे। अब मनीष सनम की बात सुनकर हमें गर्दन हिला देता है और एक मैसेज करता तो शिरा अंदर आता है और तो शेर कहता है, जी सर आपने बुलाया? अभिमन्यु कहता है, तुम्हारी बहन ने बुलाया है डिनर के लिए, तो बैठो डिनर कर लो हम सबके साथ। तो अब मेनू कहता है, नहीं कर, रहने दीजिए, मैं बाहर कर लेता हूँ। लेकिन सनम उसकी एक बात नहीं सुनती, उसे ज़बरदस्ती बिठाकर खाना सर्व करने लगती है। आज पहली बार शेर की आंखों में सनम के लिए इज्जत थी। फिर वह तीनों अपना डिनर ख़त्म करते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ियों में बैठकर अभिमन्यु के मैंशन के लिए निकल जाते हैं। और मैं जब मैंशन पहुँचता है तो वह सनम को लेकर कमरे में चला जाता है और शेर अपने कमरे में चला जाता है। जब शेर अपने कमरे में पहुँचता है तो वह देखता है उसके कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था। तेरा उसे देखकर कहता है, तुम फिर यहाँ आ गई, कितनी बार मना किया है ना, यह मत आया करो, मुझे तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखता है। तभी वह लड़की रहती है, तुम्हारा रिश्ता रखना ना रखने से कोई बात बदल नहीं जाएगी, और हाँ मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहती हूँ, यह मेरा फैसला है। तेरा गुस्से में उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो वह कहती है, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो शेर कहता है, हाँ यह मेरा आखिरी फैसला है। तो वह लड़की रहती है, याद रखना अब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमूंगी, ठीक है? तो मैं भूल कर बढ़ जाऊंगी आगे, और वहां से खिड़की कूद कर चली जाती है। शेर अपनी ना आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है और कहता है, मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है श्रेया, और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। जी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सनम की बेस्ट फ्रेंड श्रेया थी। शेर और श्रेया रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछली बार जब शेर को गोली लगी थी तब शेर ने सोचा था अगर शादी की बात उसे कुछ हो गया तो श्रेया का ख्याल कैसे रख पाएगा, इसीलिए उसे दिन से दूरी बना ली थी। लेकिन श्रेया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह आए दिन शेर के पास आकर उसे अपने प्यार की भीख मांगती थी, लेकिन शेर हमेशा उसे ऐसे ही भगा देता था। लेकिन आज जैसे वह गई थी, शेर समझ गया था अब वापस लौटकर उसके पास नहीं आएगी। फिर वह अपनी नमक को पहुंचकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनम और अभिमन्यु कमरे में जाते हैं तो अभिमन्यु एकदम से सनम को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैंने तुमको बोला था ना, मैं तुम्हें रात को नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो अभिमन्यु एकदम से सनम को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैंने तुमको बोला था ना, मैं तुम्हें रात को नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सनम उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। अभिमन्यु उसकी एक बात नहीं सुनता है, उसे जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है। उन दोनों का वॉशरूम रोमांस 1 घंटे चलता है। फिर वह बाहर आकर सनम को बेड पर लेट देता है और फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे करके अभिमन्यु पूरे कमरे में, बालकनी में, क्लोजेट ट्यूब में, हर जगह सनम से प्यार करता है और थक कर शुरू होकर दोनों वहीं कॉलेज की ज़मीन पर सो जाते हैं। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सपोर्ट गाइज। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth novels की दुनिया में।